अब देखिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम करते हैं डिफाइन, आराम से इसको देखना। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में दिया गया? पुस्तक में दिया, और इसका सही है अष्टाध्यायी। इसका सही क्या है? अष्टाध्यायी। अब ये हमें कमेंट के द्वारा दीजिए, अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? जल्दी से बताएं। तो यहां पर अष्टाध्यायी की रचना कौन किया था? तब पतंजलि। और पतंजलि किसके शासन काल में हुए थे? तो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। पुष्यमित्र शुंग अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, और दूसरे अश्वमेध यज्ञ में पतंजलि स्वयं पुरोहित का काम किया, और पतंजलि ने अष्टाध्यायी जैसी पुस्तक की रचना की। और इसका संबंध, इस पुस्तक का संबंध व्याकरण। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पतंजलि किसके शासन काल में हुए? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में कितने बार अश्वमेध यज्ञ हुए थे? 2 बार। दूसरे अश्वमेध यज्ञ में, दूसरे अश्वमेध यज्ञ में पतंजलि स्वयं क्या किया था? तो पुरोहित का काम किया था। पुरोहित का काम किया। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो पतंजलि ने अष्टाध्यायी जैसी पुस्तक की रचना की, और इस पुस्तक का संबंध किससे है? व्याकरण से। और यह व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। यहां पर योग शास्त्र की रचना कौन किया था? हेमचंद्राचार्य ने। हेमचंद्राचार्य ने। महाभारत की रचना कौन किया था? महर्षि वेदव्यास। क्लियर है? तो मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 की रचना। बाणभट्ट ने किसकी रचना की? बाणभट्ट ने हरचरित्र जैसी पुस्तक की रचना की। बिल्हन ने किसकी रचना की? विक्रमांक देव चरित्र जैसी। अतुल ने किसकी रचना की? मूषिक वंश की। संध्याकर नंदी ने किसकी रचना की? रामचरित्र। इसको मिलाइए ना, इसको मिलाइए। ए का क्या होगा? 3। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आइए, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था? और यह मिस्र की। सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना की। रामचरित्र में। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में समानतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया। सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता। सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां से घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलने के प्रमाण मिलते। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता काल में, याद रखना है, सिंधु सभ्यता काल में, सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का प्रयोग किया जाता था।
सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे किधर? सिंधु सभ्यता काल में सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है लोथल एक ऐसा जगह है जहां से घर के दरवाजे सड़क यानी आगे की ओर खुलने के प्रमाण मिलते हैं। आइए अब देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत होने वाले व्यापार के संदर्भ में कथनों पर विचार की। यहाँ विदेशी तथा आंतरिक दोनों व्यापार होते थे। सही है। व्यापार के लिए धातु की मोहर का प्रयोग होता था। गलत है। यहाँ का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। तो यहाँ पर कौन है? सत्य कथन चुन। सत्य कथन में कौन है? 1 और 3। 1 और 3 किस में? 1 और 3। सिंधु सभ्यता काल में जिस चीज पर चित्र बनाया जाता था उसे मोहर कहा जाता। और सिंधु सभ्यता काल में चित्रकला के क्षेत्र में समानतः लाल रंग का प्रयोग किया और उस पर काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। जिस चीज पर चित्र बनाया जाता था उसे मोहर कहा जाता और मोहर को ही हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। मोहर का निर्माण सबसे अधिक संख्या में सेलखरी की सहायता से किया। इसके बाद पकी हुई मिट्टी की सहायता से मोहर का निर्माण किया जाता था और पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया। मोहर पर सबसे अधिक संख्या में एक श्रृंग की बैल की आकृति अंकित। अब देखें यहां पर हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता काल में चित्रकला के क्षेत्र में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। एवं उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। सिंधु सभ्यता काल में जिस चीज पर चित्र बनाया जाता था उसे मुहर कहा जाता था। मुहर को ही हम
को ही हम मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। मोहर का निर्माण सबसे अधिक संख्या में, मोहर का निर्माण, मोहर का निर्माण सबसे अधिक संख्या में, सबसे अधिक संख्या में, तेलखरी के सहायता से, तेलखरी के सहायता से की जाती थी। और तेलखरी बनता क्या? चीनी और एवं मिट्टी। तेलखरी किससे बनता है? चीनी और मिट्टी। अब चाय पीते हैं प्याला में, प्याला क्या है? तेलखरी, मिट्टी। तेलखरी के बाद सबसे अधिक मोहर का निर्माण, यहां पे देखिए, तेलखरी के बाद, तेलखरी के बाद सबसे अधिक संख्या में, सबसे अधिक संख्या में, मोहर का निर्माण पकी हुई मिट्टी के सहायता से, पकी हुई मिट्टी की सहायता से, की सहायता से की जाती थी। और पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया? और पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया। बोर्ड छोटा पड़ जाता है, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। ऋग वैदिक काल में आर्यों के प्रशासन तंत्र में युद्ध का सफल नेतृत्व कौन करता था? राजन करता, यानी राजा। ऋग वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह युद्ध का स्वामी होता। उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि के, उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी होने। इससे लगता है कि ऋग वैदिक काल के तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और वह बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे, जैसे महाराजा धीराज, अधिराज इत्यादि। आपका मोबाइल खराब है, देखिए आप, देखिए यहाँ पर ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में राजा भूमि का, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, स्वामी नहीं होता था, वह युद्ध का स्वामी होता, वह युद्ध का स्वामी होता। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी होने लगा, राजा भूमि का स्वामी होने लगा। इससे लगता है कि, इससे लगता है कि, इससे लगता है कि राजा की शक्ति में, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। वह बड़ी बड़ी उपाधियां, वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे थे, वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे थे, जैसे
महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, अधिराज, एकराट, एकराट इत्यादि। इसका मतलब यह है कि कुछ क्या रहा है, ऋग वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह युद्ध का स्वामी होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि का भी स्वामी होने लगा। इससे यह लगता है कि ऋग वैदिक काल के तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे, जैसे महाराजा धीराज, अधिराज, एकराट। आइए यहां पर जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैन धर्म का समर्थन मुक्त व्यापारी ने किया। तो सभी जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव व्यापारी पर पड़ा। जैन धर्म की शिक्षाएं कुशीनगर में लिखी गई थी, गलत है। किसानों के लिए अहिंसा का पालन करना मुश्किल था, बिल्कुल। कैसे किसान अहिंसा का पालन कर, खेती करेगा तो जीव जंतु मरेगा। और यहां पूछ क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है जिसका सही आंसर बी हो जाए। याद रखना है कि महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ने अपना उपदेश मगध के शासक बिंबिसार के शासन काल में दिया। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में अहिंसा पर बल दिया गया, लेकिन जैन धर्म में सबसे अधिक अहिंसा पर बल दिया गया। जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव व्यापारी वर्ग पर पड़ा था, तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव महिला एवं शूद्रों पर पड़ा। जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया। बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने। देखें यहां महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी, एवं महावीर स्वामी दोनों ने अपना उपदेश मगध के शासक, मगध के शासक बिंबिसार के शासन काल में दिया। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में अहिंसा पर बल दिया गया था, बल दिया गया था। लेकिन जैन धर्म में, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा पर, अहिंसा पर सबसे अधिक, सबसे अधिक बल दिया गया। अब देखो यहां पर महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी, एवं महावीर स्वामी दोनों जाति के क्षत्रिय थे, दोनों जाति के क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे, से संबंधित थे, शाक्य कुल से संबंधित थे। तो वहीं महावीर स्वामी, तो वहीं
महावीर स्वामी, महावीर स्वामी यात्री कुल से संबंधित थे, संबंधित। देखकर जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव, जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव व्यापारी वर्ग पर पड़ा था। तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव महिला एवं शूद्रों पर पड़ा था। महिला एवं शूद्रों पर पड़ा था। जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया। तो बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण, बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया था। पाल वंश के शासक ने दिया। देखिए यहां पर जैन तथा बौद्ध धर्म के उदय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनका उदय वैदिक कर्मकांड की प्रक्रिया में हुई। बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था में लचीलापन आना गलत है। नई कृषि मूलक व्यवस्था का विस्तार सही। और यहां पूछ रहा है नहीं, तो इसका सही आंसर बी होगा। सही आंसर होगा बी। और याद रखिए यहां पर महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग किया था। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग किया। महावीर स्वामी की मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 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 72 वर्ष की
अवस्था में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। 80 वर्ष की अवस्था में हुई। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? मगध की सफलता के कारणों के संदर्भ में लिखित कथनों पर जाके और यहाँ सत्य कथन छूट, उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे। सही है। यह गंगा के उपजाऊ भूमि के मध्य में था। सही। इसकी राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्व स्थानों, यह भी सही का 1 2 3 सही। मगध की धरती पर राजवंश का क्रम क्या है? देगा ज्यादा। तो मगध की धरती पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश। और ये शासन कब किया? 545 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी। उसके बाद कौन सा राजवंश आया? शिशु नागराज राजवंश। और इस राजवंश का शासन काल क्या है? 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 345 ईस्वी पूर्व। शिशु नाग राजवंश के बाद कौन सा वंश है? नंद राजवंश। और नंद राजवंश का शासन काल क्या है? 345 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी। नंद राजवंश के बाद कौन सा राजवंश है? मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश। और मौर्य राजवंश का शासन काल क्या है? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185। क्लियर ना? क्लियर है? आइए यह देखो जवान, अब है कि किस स्थान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि अरमैक एवं यूनानी दोनों है। और ये कहां थे? अफगानिस्तान के कंधार स्थित सारे कोहना नामक स्थान से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि। तो पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी व मानसेहरा से अशोक के जो अभिलेख मिले उसमें खरोष्ठी लिपि का। देखिए यहाँ अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के कंधार स्थित सार एक कुहना नामक स्थान से कुहना नामक स्थान से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। अच्छा, पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं
अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें खरोष्ठी लिपि का, उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। क्लियर है? जवान मैसेज भी कीजिए, कोई दिक्कत भी हो रहा है? एक जवान, कहीं कोई दिक्कत भी है? जैसे गुप्तकालीन राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। राज्य द्वारा उपज के चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में किया जाता था। सही है, सत्य कथन चुनना। राजकीय सेना के अभियान का खर्चा राजकीय कोष से होता था। गलत है, ऐसा नहीं था। क्या सही आंसर कौन होगा? गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार के भूमि, देखिए यहां पर गुप्त काल में, गुप्त काल में निम्नलिखित निम्नलिखित प्रकार के भूमि होते। नंबर 1, खराज भूमि, उपज का कितना 1/3 या 1/5 भाग। नंबर 2, जकात, गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार के भूमि होते। नंबर 1, नंबर 1 क्षेत्र भूमि, वैसे भूमि को कहा जाता था, वैसे भूमि को कहा जाता था जो कृषि योग्य, जो कृषि योग्य होती थी। नंबर 2, खील, नंबर 2 खील भूमि, नंबर 2 खील भूमि, वैसे भूमि कहा जाता था, वैसे भूमि को कहा जाता था, तो कहा जाता था जो भूमि बंजर होती। नंबर 3, वस्तु भूमि, नंबर 3 वस्तु भूमि, वैसे भूमि को कहा जाता था, वैसे भूमि को कहा जाता था जो भूमि भूमि निवास करने योग्य होती थी। योग्य होती। नंबर 4, अपरहत भूमि, अपरहत भूमि, वैसे भूमि कहा जाता था, वैसे भूमि को कहा जाता था जो जंगली होती, जो जंगली होती। क्लियर? आगे बढ़ जाए। यहां देखिए काशी में
निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र स्थित नहीं? वक्त वक्त की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ है? अंग, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। वज्जी, इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था। ये भी है शेरशाह। और शेरशाह का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध? याद रखना है, शेरशाह का शासनकाल उसके प्रशासन के लिए प्रसिद्ध। मुगल बादशाह अकबर ने भी शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था। बख्तियार खिलजी, इसको किया जाता है, इसी को बंगाल और बिहार विजय और इसी ने क्या किया था? नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ठीक ना? इस महीने पीर अली पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की। कब से? 3 जुलाई 1857। पीर अली कौन था? पीर अली एक पुस्तक विक्रेता था। बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के एक भाग पर आक्रमण करने और उस पर आधिपत्य करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, जो इराक के अरब गवर्नर का ड्यूटी था, वह भाग कौन सा और वह कब आक्रमण कर हथियाया? और इसका सही आंसर होगा सिंध। और याद रखना, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम
सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक, उस समय सिंध का शासक ताहिर था। यह लड़ता हुआ मारा गया, यह लड़ता हुआ मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार, मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अधिकार कर इसका नाम बदलकर स्वर्ण नगर कर दिया। स्वर्ण नगर कर दिया। बढ़ जाए। दिल्ली सल्तनत के इन दो इतिहासकार लिखने वालों के ऐतिहासिक कार्यों का नाम तारीख ए फिरोज। एक ही नाम से कौन कौन लिखा था? यादुद्दीन बरनी और शमशेर शाह। और दोनों किसके दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा? 8। अमीर खुसरो ने ही क्या किया था? सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। मिनहाजुल सिराज ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तबकात ए नासिरी। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। और द्वैतवाद की स्थापना कौन किया? शंकराचार्य। द्वैतवाद की स्थापना कौन किया? द्वैतवाद माधवाचार्य। सुधा द्वैतवाद की स्थापना वल्लभाचार्य। द्वैतवाद की स्थापना निम्बार्काचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजा। अभी से भी लाइए। पहला का ए, दोसर का सी, तेसर का डी, चौथा का ए, पांचवा का बी। शिवाजी के बाद इनमें से कौन सा गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? कौन? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1737। उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। और बाजीराव प्रथम की मृत्यु मस्तानी के प्रेम प्रसंग के कारण। ताराबाई कौन था? ये राजा राम की पत्नी, राजा राम की पत्नी। और यह ताराबाई, यह मराठों में सबसे वीर महिला थी। राजा राम और यह मुगल कैद से साहू को मुक्त कराने के लिए
जो आंदोलन चलाया, जो आंदोलन चलाया उसे हम मराठों के स्वतंत्रता संग्राम के नाम जाना। नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहां किसकी पत्नी? जहांगीर की। नूरजहां का जहांगीर के साथ कौन सी शादी थी? दूसरी शादी थी। मुमताज का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। इसकी पत्नी थी शाहजहां। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या? शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम। वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। लाडली कौन थी? शहरयार। शहरयार। लाडली कौन थी? शेर अफगन। शेर अफगन एवं नूरजहां से उत्पन्न बेटी थी। लाडली की शादी किसके साथ हुई थी? लाडली की शादी जहांगीर के पुत्र। लाडली शादी जहांगीर के पुत्र। जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ। शहरयार के साथ। देखिए, दिल्ली में निम्न से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया? जंतर मंतर। इसको कब शामिल किया गया? 2007 में। किसने? यूनेस्को। ठीक है, लाल किला को 2007 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। हुमायूं के मकबरा को 1993 से कौन थी? यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। भारत में पुर्तगाली की राजधानी कौन सी थी? आंसर में सुधार कर ली। गोवा। और गोवा में पुर्तगालियों ने इकोनॉमिक्स का तो बहुत माता है, बराबर आते रहता है। कोई ना कोई बैच इन्हें इकोनॉमिक्स का देना चाहिए। आपकी मांग बिल्कुल। अब ये देखिए, यहाँ पर पुर्तगालियों ने गोवा पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाया। प्रिंटिंग। कोच्चि कहाँ है? केरल में। और यहाँ पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना। कोठी की स्थापना। कालीकट कहाँ है? कालीकट केरल में। कालीकट का शासक कौन था? जामोरी। वास्को डिगामा सर्वप्रथम कहाँ आया था? तो कालीकट। ये है 6, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का ये सारे प्रश्न जो करते हैं, या प्राइमरी से लेकर
पीजीटी तक काम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही चुनना। पलासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनयिक कौशल से जीता गया। बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। 1 और 2 दोनों सही। सब सही आंसर। अब यहाँ पर देखिए कि पलासी का युद्ध कब हुआ। यहाँ पर पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुई। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार का मुख्य कारण माना जाता है उसके सेनापति मीर जाफर की बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। नंबर 92 पर आएंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, मदद नहीं की। मेवाड़ के राजा नहीं। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह में जमींदार साहूकार एवं कृषक ने भाग नहीं लिया। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित करने के लिए पील आयोग का गठन किया है।
किया गया। जी, इसका सुधार कर दीजिए, सुधार करके ए आंसर रहेगा। देखिए इतिहास है, अब ये तो ले लीजिए। इन समितियों की स्थापना के ऐतिहासिक क्रम बताएं। आर्य समाज की स्थापना कब? 1875। प्रार्थना समाज 1867। दक्कन शिक्षा 1884। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1840। रामकृष्ण 1800। आंसर आंसर मिलाइए। इसका आंसर मिलाइए। आंसर दे दिए, इसका मिला के बताइए। जी, कहाँ थे? कहाँ रहते हैं? जीतू कुमार साहब, आपने तो हमें हंसना सिखा दिया। कई दिनों से हम हंसे नहीं थे, और आपने दिल की गहराइयों से इस कदर प्रशंसा किया कि शायद दोबारा हम हंसना सीखें। आपने क्या लिखा मालूम है? बढ़िया से एग्जाम दीजिए, कंप्लीट कीजिए। हमारी भी एक आशा पूरा कीजिए, आप लोगों से एक आशा रहता है, एक उम्मीद सी रहती, कंप्लीट कर जाइए। और एक आदेश ये है मेरा कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम अच्छा ही है, और अच्छा खराब का निर्धारण रिजल्ट के बाद होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इस एग्जाम में मेरा नहीं होगा, उसी में सिलेक्शन हो जाता है। और बहुत बार एग्जाम ऐसा होता है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा है, इसमें सिलेक्शन होगा, इसमें सिलेक्शन नहीं। एग्जाम तक हमेशा हम आप लोगों के साथ रहे, कभी डिस्टर्ब नहीं। और हमारा जबान में लिखा है, हरा नहीं है भावों से, इसमें बहता रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, इसने सहनसा का, इसने सहनसा सर का, हर नहीं आपका छोटा सा विद्यार्थी। जीतू कुमार दुबे। कैसे हैं जीतू बाबू? कैसे हैं? मेरा लाइव होता है, टाइम 6:30 है, थोड़ा लेट हो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती। यहाँ यह इस घटना से कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधि
बात हुई है ना। वाह, का सही आंसर होता है चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त थी। भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी विचारधारा का एहसास महाराष्ट्र की धरती से। महाराष्ट्र की धरती पर चापेकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग अधिकारी रैंड एवं अयस्ट को गोली मारकर, देखिए चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त। मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन बाइली की हत्या कब हुई थी? 1809 ईस्वी। उधम सिंह द्वारा जनरल डायर की, जनरल डायर नहीं होगा, माइकल ओ डायर कर दी तो माइकल ओ डायर की, धार करवा देते, धार कर देते, माइकल, माइकल ओ डायर हत्या कब? 47। और भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी विचारधारा का है, भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी विचारधारा का एहसास 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 महाराष्ट्र की धरती से हुई, महाराष्ट्र की धरती से हुई थी, याद रखना है। महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की धरती पर महाराष्ट्र की धरती पर 1904 ईस्वी में वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक अभिनव भारत नामक अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, बिल्कुल। आइए नंबर 95 में आइए। इस पूंजीपति ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खजांची के पद पर काफी दिनों तक काम किया? जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी महात्मा गांधी को 4 बेटा था, लेकिन जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी अपना बेटा मानते थे। इस प्रकार महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को अपने 5वें बेटे की मान्यता प्रदान। अच्छा, महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को अपना 5वां बेटा कहकर पुकारा था। याद रखना है, 5वां बेटा कहकर पुकारा था। ये पूछना ही है, ये पूछना ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबी। 1887 में कौन सा अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन। हसन इमाम 1933 मुंबई। विशेष कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्षता की थी।
ये हसन इमाम 1983 मुंबई के कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता की। और अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन अध्यक्षता की। ये अबुल कलाम आजाद जो थे ये कांग्रेस के मतलब स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम जैसी पुस्तक की रचना की। ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे। 2 मिनट बात कर लेते हैं, 2 मिनट बात कर। कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं? देखो यहाँ पर दादा भाई नेहरूजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त? एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई। दादा भाई नेहरूजी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की? आइए आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 बार और दादा भाई नेहरूजी 3 बार अध्यक्षता किया। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, 1893 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नेहरू जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से याद रखना है। कौन कौन? 1886, 1893, 1906। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके समझ सही मिलान नहीं? वंदे मातरम अरविंद घोष सही है। न्यू इंडिया बीपी सही है। संध्या ये सही, संध्या सही नहीं है। संध्या का प्रकाशन कौन किया था? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? भारत में, भारत में अभी आप कब? 1882। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने के श्रेय किसको जाता है? एनी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? जर्मन रूसी रक्त की महिला मैडम ब्लावत्स्की, ब्लावत्स्की एवं अमेरिकी सैन्य अधिकारी हेनरी अल्कॉट। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पाठ्यक्रम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें निर्धारित? 71 से 141। सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा कब कौन किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया।
और सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा कब हुई? 16 अगस्त 1932। और गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता पूना समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932। इसका 2 डेट मिलता है, एक डेट ये भी मिलेगा 24 सितंबर 1932। पूना समझौता का 2 डेट मिलेगा। 26 सितंबर 1932 और 24 सितंबर 1932। लेकिन दोनों सही ही है, लेकिन दोनों में सबसे अधिक सही कौन है? 26 सितंबर। दोनों डेट ध्यान ध्यान पर रखना। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है, सही है। इंडिया नाम महात्मा गांधी द्वारा, गलत है। और भारत को इंडिया कहकर सर्वप्रथम किसने पुकारा था? यूनानी ने पुकारा। ये सही है, अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है। समझ गए? ये भी करना है और टाइम कम रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि कूका आंदोलन के बारे में कौन से कथन सत्य है? कूका आंदोलन। तो अब कूका आंदोलन, अब हम देखेंगे कि कूका आंदोलन में हम क्या देखेंगे, ये कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, नेतृत्व किसने। तो अब यहाँ देखना क्या है कि कूका आंदोलन के बारे में कौन से कथन सत्य है। इसकी शुरुआत पश्चिमी बंगाल में 19वीं शताब्दी के छठे दशक में। गलत है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पंजाब से हुई। पंजाब। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ आ जाना चाहिए पंजाब। इसका उद्देश्य सिख धर्म में सुधार, सही है। आइए, इसकी राजनीतिक उद्देश्य सिख संप्रदाय की स्थापना करना था। इसके संस्थापक का प्रतिनिधि श्याम साहिब था, सही। और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से कौन किया? रामदास कूका एवं भगत जवाहरलाल और कुछ। ठीक है रोशन कुमार, आपकी बात अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे बीच में बताना है, जैसे जैसे क्या रोचकता में क्या क्या लाया जाए, बोलिए। बताना है, अच्छा लगा, आपकी बात होना भी चाहिए। और रोचकता में क्या क्या लाया जाए। आज तो तुरंत हो जाता। बोस्टन, 2-3 वही है। बोस्टन बंदरगाह पर बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी की। और ये घटना कब हुई थी? 1773। सिकंदर महान पैदा कब हुआ था? 356। सिकंदर कहाँ का रहने वाला? 356 ईस्वी। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान। यूनान में एक छोटा सा राज था, देखा। सिकंदर यूनान के छोटे से राज मकदूनिया का शासक। मकदूनिया, मकदूनिया को किस नाम जानते हैं? मेसोडोनिया के नाम से, मेसोडोनिया।
वर्साय की संधि द्वारा मानव जर्मनी। और वर्साय की संधि कब हुई? 28 जून 1919। वर्साय की संधि को किस नाम जानते हैं? आरोपित संधि। आरोपित संधि। आरोपित। हाँ एकदम करते, समय कम है ना जवान, एकदम घबराना क्यों? किस बात की घबराहट है? देखो यहाँ पर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। कब स्थापना किया था? 1930 ईस्वी। रिजल्ट हो जाएगा तो किस्मत बदल जाएगा जवान। इतना बढ़िया मौसम आ रहा है, अब गर्मी खत्म होगी, ठंडा आएगा, एकदम दुर्गा पूजा समय में, दीपावली है, एकदम सब यंग रहो। देखिए यहाँ पर नंबर 7 में अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की धरती दास प्रथा कब समाप्त किया? 1873 ईस्वी। और थॉमस जेफरसन क्या लिखा था? अमेरिका का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ है? पुनर्जागरण केंद्र कहाँ? कोई नहीं। पुनर्जागरण कहाँ? जर्मनी। हाँ इटली। पुनर्जागरण प्रारंभ इटली। इटली में कहाँ? फ्लोरेंस नगर। फ्लोरेंस। फ्लोरेंस नगर। नाजीवाद का उत्कर्ष कहाँ हो? जर्मनी में। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1920। कहाँ? जर्मनी। जर्मनी में कहाँ? म्यूनिक। किसने किया? हिटलर। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1788। फ्रांसीसी क्रांति समय किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश। अमेरिकी क्रांति के समय क्या माना जाता है? अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13। 13 उपनिवेश की आजादी की घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1770। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। और कब हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति क्या थे? 1888 थी। गौरवपूर्ण क्रांति क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। इसके समय में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स द्वितीय। गौरवपूर्ण क्रांति 1688। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 थी। अब यहाँ बताना है यहाँ तक के सफर में क्या दिक्कत है। अब बताना है यहाँ के सफर में क्या दिक्कत। गौरवपूर्ण क्रांति 1888। गौरवपूर्ण क्रांति 1888 ईस्वी में, याद रखना। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? कहाँ हुआ? इंग्लैंड। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। गौरवपूर्ण क्रांति को क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। और उस समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। जेम्स द्वितीय था। ठीक। क्योंकि गौरवपूर्ण क्रांति क्योंकि इसके तहत किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ, इसलिए गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा गया। और खून खराबा नहीं होने के कारण ही इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। खून खराबा नहीं होने कारण इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। खून खराबा नहीं होने कारण इसे रक्तहीन क्रांति कहा गया। कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड सम्राट कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। मुख्य रूप से इसकी राजधानी के रूप में गोवा ज्यादा प्रसिद्ध है। दोनों रहे तब मार देना है गोवा। अगर वह उल्लेख नहीं करता है पहले बाद में तो मार देना है गोवा। यहीं रहने दें। थैंक यू वेरी मच।